अपने खास शो की हरियाणा के चर्चित बाहुबली और मोस्ट वांटेड गैंगस्टर राव इंद्रजीत यादव, जिन्हें अक्सर राव इंद्रजीत या इंद्रजीत यादव के नाम से जाना जाता है। फिलहाल भारत की विभिन्न जांच एजेंसियों की रडार पर हैं ये। हत्या हो, रंगदारी हो, लोन सेटलमेंट के नाम पर धमकी हो, आरोपों के साथ उनका नाम रोहित गुदारा और हिमांशु भाऊ जैसे बड़े गैंगस्टर से जोड़ा जाता है। कुछ दिनों पहले ही ईडी ने उनके लिए उनके सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। इसी बीच एनडीटीवी की टीम दुबई की एक अज्ञात लोकेशन पर पहुंची और राव इंद्रजीत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। लेकिन यहां उसने खुद को गैंगस्टर नहीं बल्कि एक साजिश का शिकार बताया है और कई सनसनीखेज बातें कही हैं। आइए देखते हैं दुबई से मुकेश सिंह सेंगर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कभी म्यूजिक डायरेक्टर तो कभी गैंगस्टर, कभी बाहुबली तो कभी स्ट्रॉन्गमैन, तो कभी डील कराने वाले, तो कभी सेटर। ये सारी जो बातें हैं ये एक ही आदमी के इर्द गिर्द हैं जो इस वक्त दुबई में है। और एनडीटीवी पहला ऐसा चैनल है जो इन तक पहुंचा है। इस समय इनके नाम की हरियाणा और पूरे देश में चर्चा है। इनका नाम है राव इंद्रजीत यादव, जो कि हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले हैं। इंद्रजीत, आप थे म्यूजिक डायरेक्टर, तो ये गैंगस्टर बनने का सफर कहाँ से शुरू हुआ, थोड़ा इसके बारे में बताओ। देखो जी, मैं म्यूजिक डायरेक्टर नहीं था, मेरी प्रोडक्शन कंपनी है, हमारा प्रोडक्शन हाउस, और गैंगस्टर बना दिया गया। मैंने गैंगस्टर का सफर नहीं शुरू किया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये एक पूरा नेक्सस जिसमें गैंगस्टर मिले हुए हैं, जिसमें कुछ पुलिस के लोग मिले हुए हैं, जिसमें ये फाइनेंसर का पूरा नेक्सस मिला हुआ है। और शिकायत किसने की? पहले मैंने की है। एफआईआर पहले मैंने किया है। आप जब ये पूरा जो ये मकड़ जाल इन फाइनेंसरों का जो ये है, जब ये भंडाफोड़ होने लगा, वो भी गुड़गांव जैसे शहर में, और ये इनकी जड़ें सिर्फ गुड़गांव में नहीं है, ये देश के कई ऐसी कंपनियां हैं, ऐसे बिजनेसमैन हैं जहाँ पे ये लोग ऑलरेडी पैसे देते थे और फिर उनके साथ लूट खसूट करते थे। जैसा पुलिस बता रही है कि भाई इंद्रजीत ये काम करता था, आप बताओ हमने किसको फाइनेंस दिया? हमने किसको फाइनेंस का काम करा? भाई गैंगस्टर तो मैं जब हूँगा जब हमने किसी से एक्सटॉर्शन किया होगा, किसी को फ़ोन किया होगा, किसी से पैसे लिए होंगे। कोई एक शिकायत दिखाओ हमारी, कोई एक मुकदमा दिखाओ आप। ये तो सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं और ये पैदा की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं। आप पे आरोप ये है, जो आप कह रहे हैं कि आप विक्टिम हैं, आप पर तो ये आरोप है कि आप एक स्ट्रॉन्ग मैन हैं, हथियार के साथ जाते हैं, जो लोन के डिस्प्यूट हैं वो आप सुलझाते हैं, आप डीलिंग करवाते हैं और पैसा लेते हैं। हथियार मेरे पास तो आज तक एक लाइसेंसी पिस्टल नहीं है। हथियार किस चीज़ का हथियार, कौन सा हथियार के साथ मैं जाता हूँ? अब मेरे को कोई पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई है तो वो डिपार्टमेंट ने दी है, मेरे तो बनाए हुए है नहीं। उन्होंने क्या दी होगी तो उनका अपना एक सिस्टम रहा होगा, उन्होंने कोई जांच के दी हुई होगी, ऐसे दे दी होगी। अब वो पुलिस वाले हैं तो उन पे तो हथियार रहेंगे ही, क्योंकि वो तो सुरक्षा के लिए हैं। और कोई ऐसा कौन सा हथियार जो मैं लेके चलता हूँ? दिसंबर 2024 में एक मर्डर हुआ रोहतक में, मंजीत का मर्डर हुआ, जो कि फाइनेंसर था। उस हत्याकांड में नाम आया हिमांशु भाऊ गैंग का। तो हिमांशु भाऊ गैंग के साथ आपका नाम आया कि भाई आप भी इस हत्याकांड में शामिल हो और अभी उस केस में आप आरोपी हो। तो हिमांशु भाऊ गैंग आपने कब ज्वाइन किया था? नहीं, मेरा किसी हिमांशु भाऊ और किसी भी गैंग से कोई मेरा कनेक्शन नहीं है, कोई मेरा लेना देना नहीं है। ये सारे पार्ट है इस फाइनेंस के। जब ये अपोलो वाला एपिसोड स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले मेरे पास संपत नेहरा का फोन है। आपको मैं वो रिकॉर्डिंग भी सुनाता हूँ। मैंने एफआईआर कराई, एक साफ साफ मुझे कह रहा है, जिस मनीष का नाम ले रहा है, ही इज सीएफओ इन अपोलो। तो ये कह रहा है भाई तू इनके बीच से हट जा। यही मैं कहते आ रहा हूँ। इसकी मेरे पास थ्रेट आई, मेरे पास फोन आया, मैंने डिपार्टमेंट को कंप्लेंट दी, इसके खिलाफ एफआईआर हुई। उसके बाद नहीं तो गैंगस्टरों की दुनिया में जो उनका बिजनेस है उन पर आप कब्जा कर रहे होंगे, तभी उनका फोन आया, कोई धमका रहे हैं? नहीं, गैंगस्टरों की बिजनेस पे मैं कब्जा नहीं कर रहा। मैंने पहले ही बताया कि गुप्ता जी ये मेरे पड़ोसी हैं। अब आप मेरे पड़ोसी हो, आपने कहा कि भाई मेरे को कुछ पैसों की मदद करनी है, मैंने आपको कुछ पैसे दे दिए, आपने अपनी प्रॉपर्टी हमें दे दी। अब चलो आपको कुछ लोग आ रहे थे ऑफिस में और सता रहे, तो क्या मैं मानवता से आपकी मदद नहीं करता? अच्छा, गैंगस्टरों को मैंने क्या किसी को धमकी दे दी क्या?
हमने तो किसी भी माध्यम से दिए होंगे, इनको पैसे ही वापस दिए होंगे ना, जो भी इनके इन्वेस्टर थे, एंड ऑफ द डे उनको पैसे ही मिले ना। लेकिन लूट के चक्कर में, ज्यादा ब्याज, उगाही, पेनल्टी के चक्कर में ये इन्वॉल्व है। मंजीत के हत्याकांड के बाद आपको, अगर आपका नाम आया था तो आपको पुलिस के सामने जो कानून है उसका सामना करना था। आप उसके बाद 2-3 महीने बाद देश छोड़कर भाग गए, दुबई आ गए। आपको मुकेश जी यही एक समझनी बात है, मंजीत वाले केस में मेरा कोई नाम नहीं था, और मंजीत वाले केस में मेरा जो नाम है वो मार्च 2025 में जोड़ा गया है। अच्छा। वो घटना शायद अक्टूबर नवंबर 2024 की है। मैं आया था 20 जनवरी 2025 को। जब सर्च के दौरान 150 एसटीएफ वाले वहाँ पहुँच गए, ना कोई नोटिस, ना कोई लेना, ना कोई देना, ना कभी कुछ बताया, जबकि वही नरेंद्र चौहान ने 19 दिसंबर को मुझे बुलाया था, और तब भी उसका यही रवैया था, इनडायरेक्ट वे में उसने यही कहा मेरे को। उससे का दुश्मनी आपकी? वो तो वो जान मेरी दुश्मनी नहीं है, दे आर द पार्ट ऑफ दिस नेक्सस, समझो आप। लेकिन वो तो कह रहे हैं आप पार्ट हो नेक्सस के। तो वो प्रूव करें, वो बताएं। भाई आपने मेरा कोई चीज, आप सोचो मैं 20 तारीख को जब आया हूँ, जितने मुकदमे में मेरा नाम डाला या जोड़ा, मेरे आने के बाद जोड़ा, उससे पहले क्यों नहीं था एक भी? आप ये बताइए मुझे कि 4 अगस्त 2025 को फाजिल पुरिया, जो सिंगर हैं, काफ़ी नामी सिंगर हैं, उनके काफिले पर वो जा रहे थे, और वो केस मैंने कवर भी किया है, उन पर फायरिंग हुई। हालांकि वो बच गए। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आती है, और उस पोस्ट में 2-3 नाम लिखे होते हैं, दीपक नांदल का, और उसमें एक नाम आपका था, और उसमें ये लिखा होता कि पैसे का डिस्प्यूट था, इसलिए हमने फायरिंग करवाई। मेरा कभी किसी प्रकार का फाजिलपुरिया से 1 रुपए का भी कोई लेन देन नहीं था, कोई डिस्प्यूट नहीं था। अब वो किसका पोस्ट था? आपने किया था वो? नहीं, मैं क्यों करूंगा पोस्ट, मेरा क्या लेना देना है? फाजिलपुरिया मेरे भाई जैसा है, मेरा उससे ऐसा कोई, उस दिन भी मैंने फाजिलपुरिया को मैसेज किया, मेरी बात हुई, मैंने कहा भाई मेरा कोई कंसर्न नहीं, कौन क्या कर रहा है मुझे इससे आइडिया नहीं। इसके ठीक बाद 4 अगस्त 2025 को फाजिलपुरिया के फाइनेंसर रोहित शौकीन की गुरुग्राम में हत्या कर दी गई, गोली मार के। फिर एक पोस्ट आता है सोशल मीडिया पर, और उस पोस्ट में भी आपका नाम है। सेम चीज है, सेम थ्योरी जो चल रही है उसी को रिपीट करते हैं। अच्छा। आप ये देखो, कोई भी बदमाश हो या कोई भी ये सब काम करता हो, मेरे को फर्जी अकाउंट पे पोस्ट डालने की क्या जरूरत थी? अगर मैं ही कर रहा होता तो। मेरा किसी चीज से कोई कंसर्न नहीं है, कौन डाल रहा है, कौन डलवा रहा है, कौन क्या कर रहा है। हम लोग भी देखिए सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, हमारा म्यूजिक लेवल है, हमारे लगभग हमारी कंपनी के अंदर 7 से 8 करोड़ सब्सक्राइबर है, हमारा अपना एक व्यूअरशिप है 5 बिलियन महीने का। हम आप देखेंगे हमारे 600 मिलियन के गाने हैं। हमें खुद, मेरा अपना इंस्टा अकाउंट है, मेरे 13 लाख फॉलोअर है। ये सब ख्याति अगर मुझे पानी होती तो मैं अपने पे डालता, लेकिन ये सब बकवास है, ये सब एक नेक्सस है जो ये काम पहले दिन से कर रहा है। आप ये देखो, कमाल की बात है, जितने भी मुकदमे आए वो कब आए? जब मैंने इन पुलिस वालों की शिकायतें करी। सबसे पहले मैंने पुलिस वालों की शिकायतें की हैं। तो पुलिस वाले आपके दुश्मन कैसे बन गए? उनसे क्या डिस्प्यूट है आपका? वो मेरे दुश्मन नहीं है, वो पुलिस वाले इन फाइनेंसरों के पार्टनर हैं। अच्छा। वो पुलिस वाले इन फाइनेंसरों के साथ काम करते हैं। आप ये देखो, एक सिपाही, और सेम आरोप वो आप पे लगा रहे हैं। अरे अब कि आप डीलिंग करवाते हैं। आप जांच करें ना इस चीज की, जांच तो चली रही है, कोर्ट में हम चले गए। 18 अगस्त 2025 को गुरुग्राम में यूट्यूबर और बिग बॉस विनर एल्विस यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। 2-3 लोग आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। फिर एक सोशल मीडिया पोस्ट आता है हिमांशु भाव गैंग की तरफ से, मैंने भी, और उसमें आपका नाम लिखा हुआ था। मैंने भी सोशल मीडिया से देखा हो। एल्विस छोटा भाई है। वो छोटा भाई आपका? बिल्कुल छोटा भाई। आपने बात की उसके बाद? एल्विस से नहीं, मेरी फोन पे बात नहीं, बट पहले जब मैं वहां था एल्विस से बहुत बात होती थी, मिलता रहता था मैं एल्विस से। हमारा एक भाई है, उनके साथ ही उठता बैठता वहीं रहता है। तो मतलब वो पोस्ट में आपका नाम क्यों डाल दिया गया? हिमांशु भाव गैंग के साथ आपको लगातार जोड़ा जा रहा है? डालने वाले जाने और डलवाने वाले जाने। अच्छा। ये तो वही जाने। मैं भाग के आ गया, ये सब कहानी है ना। मैं डरने वाला हूँ ना दबने वाला हूँ, सबने भगवान को प्राण देने, आज निकल देने। लेकिन जो ये खेल, डराने वाले हो? नहीं, क्यों डराएंगे? मोटो क्या है मेरा डराने का? आपके नाम से तो दहशत है वहाँ हरियाणा में। किसने बनाई भाई ये सब? आप जैसे भाइयों का काम है, सोशल मीडिया में बना दिया स्ट्रॉन्गमैन बाहुबली। अरे मेरे भी परिवार हैं, बच्चे हैं, आप समझो। डर तो हम लोग रहे, मेरे परिवार वाले डर रहे हैं इस माहौल में। हर आदमी जानने लग गया। कल हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में एडीजी रैंक के अधिकारी थे वाईएस पूरन कुमार, उन्होंने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद
एक एएसआई संदीप लाठर ने खुद को गोली मारी, आत्महत्या कर ली। उसके जो आखिरी वर्ष थे उसमें उसने कहा कि वाईएस पूरण कुमार आपके साथ मिलकर 50 करोड़ रुपए की डील कर रहे थे और आप मंजीत वाले केस में उनसे अपना नाम एफआईआर में निकलवाने के लिए 50 करोड़ रुपए उनको दे रहे थे। देखो, पहले तो दोनों दिवंगत आत्माएं आज भगवान के चरणों में, स्वर्ग में हैं। मेरा जीवन में कभी भी आईपीएस पूरण कुमार साहब से कोई किसी प्रकार का तालमेल, बातचीत, संपर्क, कन्वर्सन कुछ भी नहीं हुआ। ये सब मनगढ़ंत कहानी है। अब एसआईटी जांच कर रही है। देखो, अब मैं इसमें बहुत कुछ कहूंगा तो वो भी ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आप सोचो, एक एएसआई अगर वो सच में आईपीएस पूरण कुमार साहब से पीड़ित था या उनकी वजह से परेशान था, तो उनके जाने के बाद तो स्वतंत्र था। उस पे ऐसी क्या प्रेशर आ गई, ऐसा क्या आ गया कि भाई वो सुसाइड कर गया? नहीं तो उसने भी आपका नाम क्यों लिया? यही मैं कह रहा हूँ। और आप सोचो, चलो बदमाश ले रहा है, ठीक है, मानता हूं मैं। आपका नाम पुलिसकर्मी ले रहा है, क्या ले रहा है? आप सोचो ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। डीलिंग करे, पुलिस डीलिंग करे। वो ये कहता है कि इंद्रजीत की और पूरण कुमार साहब की डील हो गई। जो आदमी ये कहता हो उसी रिकॉर्डिंग में कि मेरा आईपीएस तो बेईमान है, मेरा आईजी बेईमान है और मेरा कप्तान ईमानदार है, मेरा एसपी ईमानदार है, तो वो इंटेंशन ऑफ वीडियो समझो, मेरा नाम लेने की इंटेंशन समझो क्या है। ये सिर्फ उस समय जो मीडिया में माहौल गर्म था, उस मामले को दबाने के लिए ये सारा मैटर हुआ। अब वो वीडियो उसने बनाई, किसी ने बनाई, किसी ने बनवाई, ये सब तो अब एसआईटी चंडीगढ़ जांच कर रही है, उसमें आ जाएगा जो भी है। लेकिन मौत के पहले बहुत कम लोग होंगे झूठ बोलेंगे, मरते समय कौन झूठ बोलता है? तो अब आप ये सोच लो, तो पूरण कुमार साहब भी ने भी तो उनका भी तो उन्होंने सुसाइड किया है, तो क्या वो झूठ बोल रहे थे? अभी मैं आता हूँ उस पर कि रोहित गुजारा के साथ आपका एक ऑडियो वायरल है जिसमें वो बात कर रहा है कि भाई मेरे 5-6 लड़के हैं, इनका मामला सेटल करवा दो, कुछ तरह की बात हो रही है, और आप उससे भाई भाई करके बात करो। जी भाई कराता हूँ। रोहित गुजारा तो इतना बड़ा गैंगस्टर है, उसके साथ भाईचारा निभा रहा है बात ऑडियो में। बिल्कुल सही जी भाई। मैंने भी ये ऑडियो परसों किसी एक चैनल के माध्यम से सुनी, और हमारे जो आईजी एसटीएफ साहब हैं, बाल्यान साहब, उनकी भी एक वीडियो कन्वर्सेशन के साथ में वो ऑडियो अटैच करके मैंने सुनी। देखिए क्या होता है, बाल्यान साहब बड़े अच्छे और ईमानदार अधिकारी हैं, साउथ कैडर के हैं, साउथ से हैं, हमारे हरियाणा कैडर के हैं। क्या होता है, बाल्यान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि इस फाइनेंस के काम में गैंगस्टर मिलके पंचायत कर रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि भाई इस फाइनेंसर के काम में ये पुलिस वाले, फाइनेंसर और गैंगस्टर मिले हुए, समझिएगा आप। लेकिन यहाँ जो पुलिस वाले हैं, जो जिन अधिकारियों का मैंने नाम लिया है, उसमें 15 मुकदमे हैं आप पे, जिसमें 2 मर्डर के गैंगस्टर तो आप भी हो ना, आपको भी गैंगस्टर कहा जा रहा है। उस पे भी आएंगे, उस पे भी आएंगे, आप उस पे भी एक मुकदमे पे आएंगे। 15 छोड़िए, हम एक पे बात करेंगे अभी। जब उसके अंदर हमारे एक हरियाणा में कहावत है, भाई अपनी छाया को खट्टी कौन बताएगा। क्योंकि जिन पे मैं एलिगेशन लगाए हैं, जिन अधिकारियों को, जिन इंस्पेक्टर को, जिन सिपाहियों पे मैंने शिकायत की है, दे आर पार्ट ऑफ सीआईए एंड एसटीएफ। रही रोहित गुजारा की जो रिकॉर्डिंग आ रखी है, तो कहता है भाई मेरे 4-5 आदमी हैं, उनका थोड़ा देख लेना, उनका ब्याज ऊपर नीचे करके निपटवा देना। अब कोई मुझे फोन करेगा, मैं क्या कहूँगा? मैं कोई गाली बकूंगा उसको, मैं उसको धमकी दूंगा? मैं यही कहूँगा भाई ठीक है, कौन है, उनको भेज देना, बता देना। फिर उसने कहा भाई कुछ और हो तो बताना। मैंने कहा भाई अभी कुछ नहीं होगा तो बताऊंगा। अभी हाल ही में आपके यहाँ ईडी ने रेड की, जो पहली रेड हुई उसके बाद ईडी का बयान आया और उसमें लिखा था कि कुछ बड़ी कंपनियां जिनमें अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड भी शामिल है, झज्जर के डीगल इलाके में प्राइवेट फाइनेंसरों से नगद में भारी रकम उधार लेती है और बदले में पोस्ट डेटेड चेक देती है। जब इन लोन को लेकर विवाद होता है तो इंद्रजीत यादव यानी कि आप स्ट्रॉन्ग मैन बनकर बीच में आता है, धमकी, हथियारबंद गुर्गों और लोकल गैंग के जरिए जबरन सेटलमेंट कराता है। यानी कि आपको कहा कि आप डीलिंग करवाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैन हैं और इस तरह से आपने पैसा कमाया है। मुकेश जी, ये बात सही है कि डीगल के कुछ लोगों का, नॉट इवन डीगल, हरियाणा के बहुत से गांवों से, इधर उधर से लोगों का पैसा खाली अपोलो में नहीं, अपोलो जैसी काफ़ी कंपनियां हैं जिनमें इन लोगों का पैसा लगा होता है। अब ये क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, ये कंपनी का अपना कंसर्न है। मैंने किसी की कोई
सेटलमेंट नहीं कर रही, समझना आप। गुप्ता जी हमारे परिचित आदमी थे, मेरे पड़ोसी थे। उनने जब मेरे से संपर्क करा, जब मेरे से बात हुई, क्योंकि मैं भी लोकल था, ये भी लोकल थे, बहुत से लोग आपस में जानने वाले थे। अब पंचायत में कोई बात होती है, अब गांव में कोई झगड़ा हो गया तो पंचायती बैठ के बात होगी तो वो सेटलमेंट नहीं कहेंगे आप उसको। सेटलमेंट तो ये होती है, ला भाई तू मुझे क्या देगा। लेकिन आरोप ये है कि आपने जो पैसा कमाया वो इलीगल तरीके से कमाया और टैक्स बहुत कम दिया। ये ईडी का आरोप है कि आपने टैक्स बहुत कम दिया, इलीगल तरीके से डीलिंग करवा के स्ट्रांग बन के ऐसे पैसा कमाया और आज आप सैकड़ों करोड़ के मालिक हैं, महंगी आपके पास महंगी गाड़ियां हैं, दुबई में भी आपने अच्छा कुछ कर रखा है। तो ये सब कुछ पिछले कुछ सालों में अचानक कैसे हो गया इतना? नहीं, पैसा कमाना कोई आसान बात तो है नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैं पिछले 5 साल से म्यूजिक कंपनी चला रहा हूँ, ठीक है। मेरी अपनी कंपनी का 100 करोड़ के आसपास का हमारा वॉल्यूम रहा है और जितनी भी प्रॉपर्टी मेरे पास है तो हर प्रॉपर्टी पे हमारा लैब है, हर प्रॉपर्टी पे लोन है, बैंक से लोन है, कोई भी गाड़ियां हमारे पास है तो सब पे एक ऑटो लोन है। अब ये लोन उसी को मिलता है जो टैक्स जमा करता होगा, ये लोन उसी को मिलता है जो कंपनी जीएसटी पे करती होगी, ये लोन उसी को मिलता है जो आईटीआर भरता होगा। ये गाड़ियाँ महंगी महंगी, आपको मैंने कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोस देखे, आप बड़ी गाड़ियाँ बहुत महंगी महंगी हैं, प्राइवेट जेट पर आप घूम रहे हैं, तो ये सब क्या शो ऑफ? मतलब प्राइवेट जेट पे घूमना शो ऑफ नहीं होता। अब हमें कहीं जाना है, समय कम है या कोई हमारी ऐसी मीटिंग है, अब वो तो पैसा कोई प्राइवेट जेट गया, उसकी इनवॉइस आई, कंपनी ने पे कर दिया। अब बतौर तो आपका दावा ये कि सारा पैसा आपने म्यूजिक कंपनी से कमाया है? हाँ, हमारा 80% पैसा, 90% पैसा हमने म्यूजिक के बिजनेस से कमाया है। 100 करोड़ का हमारा वॉल्यूम है। आज आप देखेंगे तो काफ़ी 100 मिलियन से बड़े बड़े गाने हमारे, काफ़ी बड़े बड़े गाने। ईडी ने आपके यहाँ पहली रेड की तो उसमें 5 लग्जरी कारें, 17 लाख रुपए कैश, बैंक लॉकर, दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, डेटा बरामद हुआ और जांच में खुलासा हुआ कि आपने एक वेबसाइट और पोर्टल बनवाया हुआ था जिसके जरिए आप कॉरपोरेट कंपनियों और प्राइवेट फाइनेंसरों के बीच में लोन सेटलमेंट का खेल खेल रहे थे। नहीं, देखिए, ईडी एक विंग है, एक जांच एजेंसी है, उनके पास जो भी इनपुट आया होगा वो अपना काम कर रही है। अभी मेरे पास नोटिस भी ईडी का आया तो उसमें जो भी इलीगल उनको रिप्लाई करना है, जो भी है वो हमारी टीम देख रही है और उसका हम जवाब देंगे। चलिए, आप तो आप हैं, जो आपके मित्र लोग हैं जिनमें दिल्ली के सरपरी बिहार में अमन कुमार हैं और दिल्ली में वेस्टर्न ग्रीन्स का जो इलाका है जहां पर सैकड़ों करोड़ का एक फार्म हाउस है सुनील गुप्ता का, उनके यहाँ जब आपके केस में ईडी रेड करती है तो क्या मिलता है? 6.22 करोड़ रुपए कैश मिलता है, 17 करोड़ से ज़्यादा गहने मिलते हैं जो कि एक सूटकेस के अंदर रखे हुए थे और 35 करोड़ की संपत्तियों के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। तो ये पैसा किसका है? देखिए, मैंने भी मीडिया के माध्यम से देखा कि भाई इंद्रजीत के यहाँ पे सर्व विहार में रेड पड़ी और ये सब मिला। मैं जीवन में मैं आज तक सर्व विहार नहीं गया। सर्व विहार कहाँ है मुझे ये भी नहीं पता, कौन अमन है मैं ये भी नहीं जानता। और जब प्रॉपर्टी के पेपर मिले हैं, जैसा आप बता रहे हो, मीडिया बता रही है, तो उसमें लिखा होगा प्रॉपर्टी किसके नाम है। अगर वो मेरे से कंसर्न होंगी तो वो मेरे नाम मिल जाएगा उसमें। तो आपको सुरक्षा मिली हरियाणा में, आपके बहुत सारे वीडियोस हमने देखे हैं कि आप एक बड़ा काफिला लेकर चलते हैं, महंगी गाड़ियाँ, बड़ा काफिला। तो एक सुरक्षा कैसे मिल गई आपको? सुरक्षा मेरे को मिली तो वो आईबी के इनपुट से मिली, क्या इनपुट था? थ्रेट असेसमेंट पे मिली, जो मैंने मुकदमे कराए, जो मेरे पास थ्रेट आए, इनसे बड़े कौन लोग थ्रेट देंगे। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा के जो एसटीएफ के आईजी हैं उनका एक बयान आया, उन्होंने कहा कि आप समाज के दुश्मन हैं, एंटी सोशल एलिमेंट हैं, आप गैंगस्टर हैं और आपकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि आप अपराधी हैं। अपराधी की बातों पर क्या विश्वास करना, लोग क्यों विश्वास करें आपकी बातों पर? देखिए, अपनी लस्सी को कोई खट्टा नहीं बताता, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। क्योंकि मैं जो आरोप लगा रहा हूँ कहीं ना कहीं वो पुलिस वाले जो लोग हैं वो उन्हीं की टीम का पार्ट है। अब आदमी एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलता है। मैं झूठ बोल रहा होता तो कंप्लेंट पहले मैंने की है, महकमे ने नहीं की पहले मेरे खिलाफ, पहले शिकायतें मैंने की है। मैं आज निकल तो मुझे जाना ही है, ऐसा नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि जाएंगे इंडिया? 100% जाएंगे,
100% जाएंगे। भारत हमारा देश है, हरियाणा के हम रहने वाले हैं, प्रदेश के। हम लोग इतने दिल से कमजोर आदमी नहीं है। आप लोग स्ट्रॉन्ग मैन कहते हैं, हाँ हम स्ट्रॉन्ग मैन हैं अपने इस दिल से, मन से हम बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम भोलेनाथ के भगत हैं, महादेव की पूजा करते हैं। हम जाएंगे और फेस करेंगे सबको। उसके लिए जो आपको सारे दर्शक सुन रहे हैं एनडीटीवी के, आप जाएंगे इंडिया? ये निश्चित है, मैं आज कह रहा हूँ हम जाएंगे। हमने हाई कोर्ट में लगा दी है। जो न्यायिक प्रणाली है, जो इसका न्यायिक, जो न्याय अनुसार, कानून अनुसार जो हमें करना है, वो हमने प्रोसीड कर दिया है। और आप यकीन मानो, मैं आज कह रहा हूँ, कभी रात लंबी हो सकती है, कंटिन्यूअस नहीं हो सकती। आज निकल सच सामने आएगा। दुबई में आए हुए आपको करीब करीब शायद 1 साल हो गया है। दुबई में क्या करते हैं आप? नहीं, मैं तो अभी फिलहाल अपने यहाँ बैठा हूँ, अपने समय निकाल रहा हूँ। आया था मैं, उन्होंने जाने का रास्ता बंद कर दिया। अब वो जब खुलेगा तो मैं चला जाऊंगा। ईडी आपका वेट कर रही है, एसटीएफ वेट कर रही है आपका, सब बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि आप आइए तो आपके खिलाफ ट्रायल शुरू हो मुकदमों का। 15 मुकदमे पेंडिंग है आप पे। नहीं सर, जो अब ये मुकदमे के सुन लीजिए, जो भी मुकदमे थे, जिस प्रकार के जो पुराने मुकदमे बता रहे हैं, 90% मुकदमे खत्म हो चुके हैं। और ये पुलिस को पता है कि वो खत्म हो चुके हैं। उन सब में मैं बरी हो चुका हूँ, इनको पता है। लेकिन इनको वो नहीं दिखाना। कई बार तो ये दिखाते हैं इंटरवल की बाद की फिल्म, कभी ये दिखाते हैं इंटरवल की पहले की फिल्म। जो एफआईआर, जो मुकदमे इन्होंने गुड़गांव कोर्ट में दिए, एक चैनल के माध्यम से मैं लिस्ट ऑफ केसेस देख रहा था, वो 90% खत्म है। 15 में से बाद के जो 5-6 मुकदमे, 7 मुकदमे इन्होंने गढ़ दिए। जब मैं वहां था ही नहीं, तो पीछे से इन्होंने गैंगस्टर बना दिया, बाहुबली बना दिया, स्ट्रॉन्गमैन बना दिया। तो यही बनाने वाले हैं, यही करने वाले हैं। तो बिल्कुल ये जो इंटरव्यू है, ये दुबई की एक अननोन लोकेशन से है, जहां पर राव इंद्रजीत यादव मेरे साथ में हैं। और इनका ये प्रॉमिस, इनका ये दावा है, इनका कहना ये है कि ये इंडिया ज़रूर आएंगे और जांच एजेंसियों की जो एक जांच का प्रोसेस होता है, जो लीगल प्रोसेस होता है, उसका ये सामना करेंगे। दुबई से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।